हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी भी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम झारखंड बोर्ड का जैक बोर्ड का क्लास 10th के सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्री बोर्ड हो या फिर फाइनल बोर्ड हो, वो सारी बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसमें हम 2023 का, ठीक है, झारखंड बोर्ड के ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, 2023 का पेपर को बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग का टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 19 पूछा गया था, 3 खंड में बांटा गया था। तो पूरे का पूरे इसका सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। चलिए, इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 खंड में बांटा गया है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चन होता है, 7 तक क्वेश्चन होता है, जिसमें से 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, और जो खंड बी में है वो 8 से लेके 14 तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन को करना होता है। उसके बाद 15 से लेके 19 तक का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन होता है, 5 में से आपको 3 को आंसर करना होता है। कहने का मतलब बच्चों की टोटल 19 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 13 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलिए अब खंड ए के सारे जो क्वेश्चन है उसके हम लोग आंसर करते हैं। देखिए, खंड ए में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक 2 अंक का है, मतलब कि 1 से 7 तक 2 अंक का है, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इसका पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, जो कि 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो या फिर फाइनल बोर्ड हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मरियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है, तो ये मरियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है, तो इसको भी देख लो। मरियान फ्रांस राष्ट्र का एक नारी रूपक है, ठीक है, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से भारत में हम लोग भारत माता को प्रतीक मानते हैं ना अपना, ठीक है, उसी तरीके से फ्रांस में भी एक प्रतीक माना जाता है जिसका नाम मरियान है। ठीक है, मरियान फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, और इसमें क्या था कि उसे लाल टोपी और तिरंगा के कलगी के साथ दिखाया गया। जिस तरीके से भारत में भारत माता को कमल के ऊपर दिखाया गया है और बगल में शेर है एक, ठीक है, उसी तरीके से ये फ्रांस का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें लाल टोपी और तिरंगा के साथ कलगी के साथ दिखाया गया है। ठीक है, चलो ये मरियान तो तुम लोग समझ गए। ठीक है, अब जर्मेनिया कौन था। ठीक है, तो जर्मेनिया देखो, फ्रांस की तरह, ठीक है, जर्मनी में नारी रूपक प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को माना जाता है। तो जर्मनी में नारी रूपक राष्ट्रीय प्रतीक किसको माना जाता है, जर्मेनिया को माना जाता है। जर्मेनिया कैसा दिखता है, जर्मेनिया बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। मतलब कि एक तरीके से बच्चों ये कोई इंसान नहीं, ये एक प्रतीक है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग फटाक से ले लेंगे। चलिए, दूसरा जो सवाल है, सत्याग्रह विचार का क्या मतलब है। ठीक है, तो सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना इसका अर्थ है। ठीक है, अर्थात सत्य को अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, यह एक विचार है। ठीक है, तो सत्य के को अपना शक्ति बनाकर, ठीक है, अगर आप किसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो वही आपका सत्याग्रह है। क्लियर हो गया। ठीक है, गांधी जी भी इसका प्रयोग किया था। कैसे, जिसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत की थी, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध एक खिलाफ आवाज उठाए थे, वहां पे भी एक सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। उसके बाद भारत आने के बाद गांधी जी ने भारत में भी इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आपका इसका सत्याग्रह का मतलब हो गया। तो इतना आप लोग को लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा नंबर सवाल है, देखो, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोग प्राकृतिक में देखें तो बहुत सारे संपत्ति हैं, और जितने संपत्ति हैं उसी को तो संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, लवण, जल, पानी, जितना भी है ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और ये मानव इसको प्रयोग करता है अपने सुख सुविधा को प्रयोग करने के लिए। ठीक है, मानव के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में
परिसंपदा मानव की सुख सुविधा के लिए अनुकूल बनाया जाता है। ठीक है, अपना सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति का प्रयोग करते हैं। जितना भी प्राकृतिक में पड़ा संपत्ति है, जैसे पानी पीना, खनिज का निकालना, ये सब क्या है, हमारा अपने सुख सुविधा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे खनिज संपदा को जमीन से बाहर लाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मानव के लिए संसाधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ हैं जो कि हम बिना संसाधन का हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, ये सब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो सवाल था, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो देखो इसका आंसर, देखो बच्चों, नदी जो होता है, जब नदी ऐसे आता है, ठीक है, तो इसके बीच बीच में एक रुकावट का चीज़ बनाया जाता है, उसी को हम लोग बांध कहते हैं। अब देखे होंगे नदी गए होंगे तो कहीं कहीं इस तरीके से डोभा टाइप से बनाया गया होगा, छेका हो गया होगा इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो क्यों बनाया जाता है इसका, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। नदियों में बांध बनाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। देखो, बाढ़ को नियंत्रित एवं कृषि हेतु सिंचाई के लिए। सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है बाढ़ को नियंत्रित करने। अगर मान लो कि बांध नहीं बनाया जाता, अगर मान लो एक और नदी है और एकदम इसमें कोई बांध ही नहीं है, तो इसका जो पानी है एकदम उसका धारा कितना तेज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बांध हम बीच बीच में बना दे तो उसका जो है धारा धीरे धीरे रुकावट होगा और धीरे धीरे इसका जो चाल होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन पॉइंट है बाढ़ का नियंत्रण करना, और कृषि के सिंचाई के लिए भी। क्योंकि देखो नदी में तो हमेशा बहते रहता है पानी, ठीक है, वो तो कम रहता है, ठीक है, एकदम कम स्तर पे होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रुकावट डाल दे तो यहाँ पे ज़्यादा पानी जम जाएगा और उससे हम लोग सिंचाई को कर सकते हैं। आगे देखो, जल संचय करना। जल को हम लोग संचय भी कर सकते हैं, मतलब कि जमा कर सकते हैं। जल संचय कर बिजली उत्पादन करना, है ना, तो बांध से ही बिजली उत्पादन किया जाता है। मत्स्य पालन करना, ठीक है, तो इतने सारे प्रयोग ये है, ठीक है, इसलिए तो हम लोग बांध बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 नंबर का आंसर। 5 नंबर सवाल देखो, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग है मेरे प्यारे बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, याद रख लेना। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। मतलब कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों बनते हैं, ठीक है, आखिर इतना सारे पार्टी क्यों बनता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, लोगों को एक समूह के रूप में संगठित किया जा सके, मतलब कि एक संगठन बना सके, ठीक है, ताकि किसी के खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक है, तो एक समूह बनाने के लिए राजनीतिक दल का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है शासक के अधिनायकता पर अंकुश लगाया जा सके। कहने का मतलब बच्चों कि शासक अगर कोई भी किसी का सरकार है यहाँ पे, ठीक है, तो वो अपना मनमानी काम करेगा। ठीक है, मनमानी काम करेगा। अगर बहुत सारे पार्टी होंगे तो उसका विपक्ष आवाज तो उठाएंगे ना, कम से कम जी, है ना, तो इसीलिए राजनीतिक दल को बनाया जाता है। तीसरा देखो, राजनीतिक दल में एक विचार धर्म के लोग संगठित होते हैं और बहुमत दल की सरकार बनाती है। ठीक है, तो राजनीतिक दल में एक मतलब कि एक ही विचार के लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, कि हमको ये करना है तो करना है। ठीक है, तो एक ही विचार। अगर मान लो कि एक दल बना दिए और उसका मन अलग है, इसका मन अलग है, इसको बोल रहा है कि नहीं वहाँ पुल बनाएंगे, ये बोल रहा है वहाँ नहीं पुल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे यहाँ पुल बनाएंगे। ठीक है, तो सबका अगर अलग अलग विचार रहा तो हो पाएगा नहीं। तो एक विचार को बनाने के लिए, एक विचार को सबका एक विचार करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाया जाता है। और भी क्या है, और जो ज़्यादा बहुमत से वोट प्राप्त करता है उसका सरकार बनती है। सिंपल सी बात है। आगे देखो, विपक्ष दल सत्ता पक्ष पर सदैव नजर रखते हैं। विपक्ष दल मतलब कि जो हारा हुआ दल है, जैसे कि दो पार्टी में इलेक्शन हो रहा है, तो एक पार्टी हार गया। ठीक है, एक पार्टी हार गया, तो हारा हुआ पार्टी सिर्फ वो समझो मत कि हार गया तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो बहुत काम कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जो भी शासन कर रहा है उस पर नज़र रखता है वो, कि कहाँ पे गलती कर रहा है। गलती करेगा बस एकदम इसको स्पीड में भगा देना है। ठीक है, तो गलती भी नहीं करना है जो शासक बना है वो। तो ये जो विपक्ष दल होता है उस पर नज़र रखते हैं। ठीक है, चलो 7 नंबर जो सवाल था वो देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है वो आम बस हम पहले समझ लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था ना बच्चों, कि यहाँ पे जैसे कि किसी को अगर वस्तु के बदले वस्तु देना। ठीक है, कहने मतलब कि किसी को अगर दाल की ज़रूरत है तो वो चावल दे रहा है और दाल को ले रहा है। ठीक है, मतलब पहले पैसा नहीं ना चलता था जी, पहले मुद्रा नहीं चलता था। ठीक है, मुद्रा पैसा उसा नहीं चलता था, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय होता था। बोलता था बाबू तुमको चावल की ज़रूरत है, बोले हाँ ज़रूरत है, बोले तुम चावल ले लो लेकिन हमको दाल दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। ठीक है, अब क्या होता था कि अगर किसी को धान की ज़रूरत है, ठीक है, धान की ज़रूरत है, तो वो क्या करता था कि धान को दे देता था
और गाय को ले लेता था, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि किसी को अगर 2 किलो चावल की ज़रूरत है, तो क्या वो अपना, और उसके पास अगला के पास कुछ है ही नहीं, वो गाय है सिर्फ ओनली, ठीक है, तो क्या वो पूरे गाय को दे देगा? है ना। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या था मुख्य कारण, वो देखो। वस्तु विनिमय प्रणाली के वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें कई कठिनाइयाँ थी। ठीक है, उसमें प्रमुख है, पहला दोहरे संयोग का अभाव, जो वस्तु देकर दूसरी वस्तु की चाह रहती है, ऐसे खोजने में काफ़ी दिक्कत होती थी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम्हें ज़रूरत है धान का, ठीक है, और मुझे ज़रूरत है गेहूं का, ठीक है, तो हम वहाँ पे खोजेंगे कि पूरे गांव में कि किसको धान की ज़रूरत है, मेरे पास धान है, हमको गेहूं दे दो। तो वैसा सिचुएशन आना बहुत दिक्कत होता था। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर तुमको काम है तो उसको ज़रूरत होगा दूसरा चीज़ का, ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। दूसरा, विभाजन की समस्या, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। वही चीज़ बोले हम, जैसे कि अब बकरी है मेरे पास और हमको धान की ज़रूरत है, तो हम किसी को बकरी देंगे और हम किसी से धान लेंगे। तो क्या जो बकरी है, ये बकरी का मूल्य और धान का मूल्य में काफ़ी अंतर है। अगर मान लो उसको 2 ही किलो का धान की ज़रूरत है, तो क्या पूरा बकरी दे देगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या बकरी को काट करके नहीं ना देगा, तो यहाँ पे विभाजित करने में कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, जैसे बकरी की जगह पर गाय लेना। अब बताओ, बकरा, अगर मान लो किसी को बकरी की ज़रूरत है तो बकरे दे देगा और गाय को ले लेगा, तो गाय वाले का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बकरे वाले का तो हानि हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो विभाजित मतलब कि उसको तो तोड़ के नहीं ना दे सकता है जी। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वस्तु विनिमय में। ठीक है, ये 2 पशुओं को विभाजन करने में काफ़ी समस्या होती थी। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का खंड ए का। खंड बी का जो है बच्चों, ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा हो गया, तो खंड बी का हम अगले भाग में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को खंड बी को अपलोड करूं तो आपके पास चला जाए। और वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो ये वीडियो खंड बी भी आप लोग को अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो वो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, इसके एंड स्क्रीन में आपको कुछ दिन के बाद आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना चेक कर सकते हैं कि खंड बी आया कि नहीं, या फिर चैनल पे विजिट कर लेना। चैनल पे विजिट करो जितना ज़्यादा कि कौन से वीडियो नहीं आई है। ठीक है, तो वहाँ पे फटाक से देख लो। ठीक है, तो खंड बा को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, और ये था बच्चों आप लोग का 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और 2023 के और भी क्वेश्चन जो हैं, जो कि खंड बी और खंड सी बचा हुआ, उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।